Hello students, welcome here. So this is our class 11th physics. Chapter 12, we are continue with our chapter you know very well. This is our part 12. Okay, thermodynamic. This is chapter 12, class 11th physics. ठीक है बच्चे, तो अब तक हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लिए हैं. हमारा एक ये और इसके बाद एक और पार्ट आएगा, उसके बाद हमारा कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा. ठीक है, तो फिर सारे बच्चों को इसका टेस्ट भी देना है और होप आप लोगों ने साथ साथ सारा कवर किया होगा. सारे टॉपिक्स आपने साथ साथ किए हैं, इनको समझते हुए करना है. ठीक है बच्चे, तो चलिए आज हम पढ़ते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक. क्या पढ़ रहे हैं? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक. सो देखिए बच्चे, दिस लॉ स्पेसिफाइंग द कंडीशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इनटू वर्क. यानी कि ये जो लॉ है ये हमें वो कंडीशन बताएगी कि कौन सी कंडीशंस होंगी जब हीट वर्क में कन्वर्ट हो सकती है. ठीक है, फर्स्ट लॉ में हमें बताया गया था कि हाँ हीट वर्क में कन्वर्ट हो सकती, लेकिन कब किस कंडीशन में वो नहीं बताया गया था, किस डायरेक्शन नहीं बताई गई. तो उन लिमिटेशंस को ओवरकम किया सेकंड लॉ ने. तो सेकंड लॉ के बारे में दो बंदों ने अपने अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए. एक तो कैल्विन है और एक क्लेसियस है. ठीक है, कैल्विन जी ने क्या कहा है बच्चे? कैल्विन ने कहा है कि इट इज इम्पॉसिबल टू गेट ए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वर्क बाय कूलिंग ए बॉडी टू ए टेम्परेचर लोअर देन दैट ऑफ द कोल्डेस्ट ऑफ इट्स सराउंडिंग. ठीक है, यानी कि आप किसी भी बॉडी को कंटिन्यू सप्लाई नहीं कर सकते वर्क की. यानी कि हर बॉडी की, देखिए बात को समझने की कोशिश कीजिए, हर बॉडी की एक लिमिट होती है. वो एक लिमिट तक ठंडी हो सकती है, उससे ज्यादा एक्सेस में ठंडी नहीं हो सकती. समझ रहे हो? किसी भी बॉडी का गर्म होने का भी एक लिमिट होता है और ठंडा होने का भी एक लिमिट होता है. ठीक है, तो यही बोल रहा है कि आप वर्क करे जा रहे हो, कंटिन्यू करे जा रहे हो, तो ये कह रहा है कि आप कितना भी वर्क करते रहिए. एक बॉडी का एक टेम्परेचर होता है मिनिमम और एक टेम्परेचर होता है मैक्सिमम. ठीक है, तो एक बॉडी मिनिमम कितना ठंडा हो सकती है, कितना कूल हो सकती है, उसकी भी एक लिमिट है, और वो मैक्सिमम कितना हीट हो सकती है उसकी भी एक लिमिट है. तो उसने यही बताया था कि आप कंटिन्यू इतना वर्क सप्लाई करो कि आप उसको कितना भी, तो एक लिमिट के बाद वो बॉडी ठंडा होना भी बंद हो जाएगी. ठीक है, यानी कि ये वर्किंग ऑफ हीट इंजन को सपोर्ट करती है. जो हीट इंजन जैसे काम करता है ना, उसको ये प्रॉपरली सपोर्ट करती है कि कुछ ही हीट वर्क में कन्वर्ट हो पाएगी, सारी नहीं हो पाएगी. तो इसकी स्टेटमेंट को हम इस तरीके से शो कर सकते हैं. इट इज इम्पॉसिबल टू गेट ए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वर्क. ठीक है, बाय कूलिंग ए बॉडी टू ए टेम्परेचर, बाय कूलिंग ए बॉडी टू ए टेम्परेचर लोअर देन दैट ऑफ इट्स कोल्ड. ठीक है, लोअर देन दैट, ठीक है, लोअर देन दैट ऑफ द कोल्डेस्ट ऑफ इट्स सराउंडिंग. ठीक है, जितना वो ठंडा हो सकता है उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा. ठीक है, सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ कैल्विन. कई बार डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछ ली जाती है, इसलिए मैंने आपको स्टेटमेंट लिखवाई है ताकि आपको डायरेक्ट पता चल जाए. ठीक है, कि स्टेटमेंट क्या हो सकती है, किस तरीके. देन सेकंड है क्लेसियस स्टेटमेंट. क्लेसियस जी ने क्या कहा था? तो बेसिकली आप बोल सकते हो कैल्विन जो स्टेटमेंट है सेकंड लॉ, वो सपोर्ट करती है वर्किंग ऑफ हीट इंजन. ठीक है, सो मैं आपको बता देती हूँ ये लोग किसको सपोर्ट करते हैं. दिस लॉ सपोर्ट वर्किंग ऑफ हीट इंजन. तो आपको पता होना चाहिए कि जो हीट इंजन का वर्क है, जिस तरीके से हीट इंजन काम करता है, उसको ये प्रॉपरली सपोर्ट करती है. ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्लेसियस स्टेटमेंट की. क्लेसियस क्या कहता है? इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए सेल्फ एक्टिंग मशीन unaided by an external agency to transfer heat from one body at lower temperature to another temperature. ठीक है, कि ये बात हमको पता भी ऑलरेडी सभी को कि ऐसा इम्पॉसिबल है कि कोई बॉडी अपने आप, ठीक है, अपने आप ट्रांसफर कर दे हीट टू ए हॉटर बॉडी. कभी आपने देखा है एक कोल्डर बॉडी एक हॉटर बॉडी को हीट ट्रांसफर करे? हमेशा क्या होता है, एक हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी को हीट ट्रांसफर करती है. ऐसा कभी भी नहीं होता कि एक कूलर बॉडी एक हॉटर बॉडी को ट्रांसफर करे हीट.
ठीक है, यानी कि गर्म चीज अपने आप ठंडी हो सकती है, लेकिन कोई भी ठंडी चीज अपने आप गर्म नहीं हो सकती। ठीक है, तो ऐसी कोई मशीन नहीं है। ठीक है, तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए सेल्फ एक्टिंग मशीन। ओके, इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए सेल्फ एक्टिंग मशीन। ठीक है, खुद जो एक मशीन जो खुद से काम कर रही है उसके लिए खुद से, देखो जबरदस्ती आप करा सकते हो एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई कर, लेकिन खुद से नहीं हो सकता। ठीक है, एंड एडेड बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी टू ट्रांसफर हीट बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी टू ट्रांसफर। ठीक है, टू ट्रांसफर हीट। ओके, इसको हीट ट्रांसफर करना मुश्किल है फ्रॉम ए कोल्ड बॉडी टू ए हॉट बॉडी। कोल्ड बॉडी टू ए हॉट बॉडी। ठीक है, तो किसी भी मतलब ये इम्पॉसिबल है कि कोई मशीन खुद से ही किसी भी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की टेम्परेचर आपका फ्लो हो जाए, हीट फ्लो हो जाए। और ये किसको सपोर्ट करती है? परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। ये लोग किसको सपोर्ट करती है? परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, तो आपको ध्यान रखना है रेफ्रिजरेटर के कंसेप्ट को क्लेसियस फॉलो करता है और कैल्विन किसको फॉलो करता है, किसको सपोर्ट करता है? हीट इंजन के कंसेप्ट को। ठीक है, तो बोथ द स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड लॉ आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को इक्वल करने की कोशिश भी करते हैं, इनका इक्विवेलेंस करने की कोशिश भी करते हैं कि अगर दोनों स्टेटमेंट को एक जैसा करें, एक जैसा कोशिश भी करते हैं, तो क्या हो जाता है? अगर हम दोनों स्टेटमेंट को इक्वल करते हैं कि वैन वी आर इक्वल करने का मतलब है कि मैं दोनों की, एक इंजन की बात कर रहा है, इंजन को सपोर्ट कर रहा है और एक फ्रिज को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम इन दोनों को इक्वल करते हैं तो ये क्या कहता है कि अगर मैं कंटिन्यूस अप्लाई करती रहूं वर्क की, तो इट इज कूल बिलो द टेम्परेचर ऑफ इट्स सराउंडिंग। ठीक है, तो इसका मतलब जो उसका सराउंडिंग से कम हो जाएगा, तो दिस इज द वोल्यूशन ऑफ केल्विन स्टेटमेंट। केल्विन क्या कहती है कि कोई भी बॉडी अपने आप गर्म हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो जब इक्विवेलेंस की बात करेंगे ना, तो हम क्या कहेंगे कि इफ द वर्क डन बाय द इंजन इज यूज टू ड्राइव, मान लिया आप एक जनरेटर चलाते हो इंजन से, ठीक है, तो उससे करंट प्रोड्यूस होता है। इस करंट से क्या होगी? हीट भी तो प्रोड्यूस होती है, जिससे एडी करंट बन जाता है। ठीक है, तो एक मशीन विच कोज फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, क्लियर? तो ये यही बता रहा है कि जो बोथ स्टेटमेंट्स एक ही बात कह रही है, बोथ स्टेटमेंट आर। तो बेसिकली आपको एक ही बात ध्यान रखना है कि केल्विन तो ये कह रहा है कि कभी भी एक जो बॉडी है वो, मतलब सिंपल सी बात यही है कि टोटल जो वर्क है कभी भी टोटली 100% हीट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। और सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रही है? सेकंड स्टेटमेंट ये कह रही है कि कोई भी बॉडी अपने आप गर्म नहीं हो सकती, मतलब कभी भी टेम्परेचर कोल्डर टू हॉटर नहीं जा सकता। ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट। अब हम बात करते हैं, हमारा जो मेन आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस इज कार्नोट रिवर्सिबल इंजन। ठीक है, साडी कार्नोट ने इसका कंसेप्ट दिया था, तो उसी के नाम पे इसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो साडी कोऑर्डिनेट ने इसको क्या किया? ओके, तो साडी कोऑर्डिनेट ने इसका कंसेप्ट दिया था, एक आइडियल हीट इंजन। रियल में तो ये ऐसा बना नहीं आज तक कभी कोई इंजन। ठीक है, तो इसको आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस का यूज करेंगे हम इसमें। ठीक है, कि कौन से वाले का, ये बात सबसे स्पेशली ध्यान रखनी है, सिर्फ आइसोथर्मल और आइडियाबैटिक का ही कंसेप्ट का यूज करेंगे। ठीक है, आइडियाबैटिक, सिर्फ इन दो ही कंसेप्ट का यूज करते हैं, हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए बेटा, यहाँ पे हमें क्या क्या लिया है? हमने एक शोर्स लिया है, एक इंसुलेटेड स्टैंड या पैड भी बोल सकते हो, और एक हमने लिया सिंक, और ये हमने लिया है एक सिलेंडर। तो शोर्स क्या होती है? एक हॉट बॉडी होती है, मेंटेन एट फिक्स्ड हाई टेम्परेचर। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे हमने इसको फिक्स किया। T1 एक हाई टेम्परेचर है, तो इट हैज इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी। ओके, तो बेटा सोर्स क्या है आपका? हॉट बॉडी मेंटेन फिक्स्ड हाई टेम्परेचर। ठीक है, इसको हम हॉट सोर्स भी बोल सकते हैं, रिजर्वर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इट हैज इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी एंड एनी अमाउंट ऑफ हीट कैन बी विदड्रॉ फ्रॉम इट विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। यानी कि इसके पास बहुत सारी क्या है? थर्मल कैपेसिटी, यानी कि इसमें से हम हीट ले सकते हैं टेम्परेचर में चेंज किए बिना। ठीक है, इसकी बात समझ में आई कि एक सोर्स ऑफ हीट है एक तरीके से। ना सिंक क्या है बेटा? एक कोल्ड बॉडी है जिसको T2 टेम्परेचर है, इसके पास भी इनफाइनाइट थर्मल हीट कैपेसिटी है, यानी कि इसमें आप कितनी भी हीट इसमें रिजेक्ट कर सकते हो, इसको कितनी भी हीट सप्लाई कर सकते हो विदाउट चेंज इन द
टेम्परेचर। नाउ वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है। वर्किंग सब्सटेंस क्या है आपका, एक सिलेंडर है विद इंसुलेटेड साइड्स, ठीक है। सॉरी, दिस इज द वर्किंग सब्सटेंस, आई एम रियली सो दिस इज इंसुलेटेड। तो एक सिलेंडर है, ठीक है, और जो इसके साइड्स हैं दीज आर द इंसुलेटेड साइड्स, ठीक है, इंसुलेटेड है एंड कंडक्टिंग बेस है। देखिए ये जो है ना बेटा, ये तो क्या है, इंसुलेटेड है, ये भी इंसुलेटेड है, पर जो ये बेस है ना ये कंडक्टिंग है। समझ रहे हो आप मेरी बात को, जो बेस है ये क्या बेटा, कंडक्टिंग है, ठीक है। कंडक्टिंग इसका बेस है, दोनों जो साइड्स हैं वो इंसुलेटिंग है, ठीक है। ये एक वर्किंग सब्सटेंस है, एक इस पे ये मतलब परफेक्टली इंसुलेटेड है और फ्रिक्शन लेस पिस्टन इस पे लगा हुआ है सिलेंडर में। फिर इंसुलेटेड स्टैंड, ठीक है, ये क्या है, नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है। इंसुलेटेड स्टैंड मतलब ये नॉन कंडक्टिंग है, कैसा है ये, नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग है, दैट इज इंसुलेटेड फॉर्म सर्व स्टैंड फॉर द सिलेंडर। इट्स आल्सो प्रोवाइडेड सो दैट द वर्किंग सब्सटेंस कैन अंडरगो ए एडियाबैटिक ऑपरेशन। ये इसलिए प्रोवाइड करा गया, कई बार पूछ लिया जाता है कि इंसुलेटेड स्टैंड क्यों लिया, एडियाबैटिक ऑपरेशन के लिए दिया गया है। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसकी टोटली 4 साइकिल होगी। एक बार हम इस स्टैंड को यहाँ रखेंगे, फिर सेकंड स्टेप में यहाँ रखेंगे, फिर थर्ड स्टेप में यहाँ रखेंगे, 4th स्टेप में फिर से यहाँ रखेंगे। क्लियर। तो अब हमें क्या करना है, कार्नोट साइकिल को एक्सप्लेन करना है। तो इस तरीके से हम रखते हुए इसको समझेंगे बेटा। हाँ जी बच्चे, तो अब इसका फर्स्ट स्टेप बात करते हैं, क्योंकि इसमें हमने 2 ही प्रोसेस करनी है, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। तो सबसे पहले हम करेंगे आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो सिलेंडर है, ठीक है, इसमें आपको पता है कि एक गैस फिल हो रखी है, आइडियल गैस फिल है, इसके अंदर एक आइडियल गैस है फिल कर रखी है। हमने खुद ही अज्यूम किया है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाया आज तक, ठीक है। तो एक हमने इसमें गैस अज्यूम करी है, ठीक है, और इस जो गैस है इसका प्रेशर है P1, ठीक है। अब जो हमने जो गैस अज्यूम करी इसका प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, ओके। इसका प्रेशर है P1, वो इसको हमने क्या करा है, इस सरफेस के ऊपर पुट कर दिया। तो स्टार्टिंग कंडीशन क्या रही, जब हमने इसको इस पर पुट किया तो P1 V1 T1, ठीक है, P1 V1 T1, ये इसकी फर्स्ट कंडीशंस रहेंगी, ओके। तो वर्किंग सब्सटेंस ऑल्सो अटेन टेम्परेचर T1। तो जब इसको इसके ऊपर रखेंगे तो वर्किंग सब्सटेंस का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, T1, क्योंकि ये पार्ट तो क्या है, कंडक्टिंग है ना, इस पे पुट करेंगे तो वर्किंग सब्सटेंस ऑल्सो अटेन टेम्प। तो लेट दिस टाइप स्टेट ऑफ द वर्किंग इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट ए। तो ये जब इसको इसके ऊपर रखेंगे, जो फर्स्ट कंडीशन होगी, इसको हमने ए स्टेट से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, कुछ टाइम के बाद यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, द प्रेशर ऑन द, ठीक है बेटा। तो जब हमने इसको इसके ऊपर रखा तो उसको हमने ए पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। उसका हम ग्राफ भी बनाएंगे, भी समझेंगे। तो जब आप इसको इसके ऊपर रखोगे बेटा, तो देखिए ये कंडक्टिंग है, ठीक है, और ये एक हॉट बॉडी पे आप इसको रखोगे तो अंडरस्टूड सी बात है कि चेंज आएगा, ठीक है। तो जब प्रेशर हो जाएगा पिस्टन पे, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर, क्योंकि अब ये हीट हो रहा है, इसके साथ ये हॉट हीट हो जाएगा ना, तो पिस्टन का जो प्रेशर, जब फर्स्ट कंडीशन आएगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज हो जाएंगे, बिकॉज टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है आइसोथर्मल में, ठीक है, ओके। सो वर्क डन इज वर्किंग, तो वर्क डन जो होगा एट द बेस ऑफ द सिलेंडर इज परफेक्टली कंडक्टिंग है। तो वर्किंग सब्सटेंस क्या करेगा, हीट को ऑब्जॉर्ब कर लेगा फ्रॉम द सोर्स, ठीक है। तो जब ये इसको उसके ऊपर रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, हीट ऑब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। जो वर्किंग सब्सटेंस है वो क्या कर लेगा, कुछ अमाउंट में हीट ऑब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। सो टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा T1, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल। तो इसमें जो वर्क होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जॉर्ब, जितनी उसने हीट ऑब्जॉर्ब करी, मान लीजिए इसने हीट ऑब्जॉर्ब करी है, ओके। तो यहाँ पे जो काम होगा कितना होगा, जितनी इसने हीट ऑब्जॉर्ब करी, यानी कि यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा आपका Q1, ठीक है। Q1 इज द हीट ऑब्जॉर्ब एंड वॉल्यूम ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस। वॉल्यूम में भी चेंज आ जाएगा, पहले वॉल्यूम थी कितनी, हमने मानी है स्टार्टिंग में V1, अब वॉल्यूम में कितना चेंज आ जाएगा, V2, ठीक है। वॉल्यूम में V2 चेंज आ जाएगा, प्रेशर में P2 चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली जो आपका फाइनल जो सिचुएशन होगी उसको हम पॉइंट बी से रिप्रेजेंट करेंगे इन द पीवी डायग्राम। एक बार आपको पीवी डायग्राम शो कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखिए, जब हमने उसको इंसुलेटेड पैड पे रखा है बेटा, ठीक है, इंसुलेटेड पैड पे जब आप उसको रखेंगे तो हमने स्टार्टिंग इनिशियल पोजीशन ली है, P1 टेम्परेचर, V1 प्रेशर, P1 प्रेशर, V1 वॉल्यूम एंड T1 टेम्परेचर, ठीक है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ है क्योंकि हीट अब्जॉर्ब हुई है इसमें, ठीक है। हमने उसको उसके ऊपर रखा तो ये फाइनल पोजीशन क्या हुई, प्रेशर में चेंज आया, वॉल्यूम में चेंज आया और टेम्परेचर
ठीक है, हमारा सेम रहेगा, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा बेटा, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। बट इसको हम ग्राफिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा। ये देखिए, जैसे इसकी जो फर्स्ट सिचुएशन होगी ना, उसको हम यहाँ पे इस तरीके से, जो पॉइंट ए टू पॉइंट पी, तो इनिशियल कंडीशन में P1 V1 T1, और इसको फाइनली इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। और जब हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वर्क डन फाइंड आउट करेंगे, तो जितनी हीट अब्जॉर्ब होगी वहीं क्या हो जाएगा, वर्क डन। तो W1 इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू V1 टू V2 PdV। ठीक है, तो ये हमने पहले ही निकाला हुआ है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे RT1 log E V2 बाय V1, यानी कि बेसिकली आप ये भी बोल सकते हैं दिस इज द एरिया BCSR। देखिए ये वाला एरिया, ठीक है, इस तरीके से BCSR ये वाला एरिया, ठीक है, इधर वाला। ओके, ठीक है, हो गया क्लियर बेटा? जस्ट 1 सेकेंड, ये वाला एरिया तो इसमें नहीं होगा बेटा, इसमें तो दूसरे वाला एरिया होगा, है ना। तो इसमें होगा ABRP, ABRP ये वाला एरिया होगा बेटा, जो इसको एक्सपेंड करेगा, ABRP ये वाला एरिया होगा। अब हम सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में हम क्या करेंगे बेटा, इस सिलेंडर को यहाँ रख देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इस सिलेंडर को यहाँ रखेंगे। नाउ द सिलेंडर इज प्लेस्ड इन द इंसुलेटेड स्टैंड, तो इसके ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो प्रेशर जो पिस्टन का होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब यहाँ पे रखेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज। ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस, अगर प्रेशर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम क्या होगी, इसकी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, सो हम क्या कह सकते हैं, टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस, टेम्परेचर इज ऑल्सो डिक्रीज ड्यूरिंग एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। बट हीट क्या रहेगी इसमें, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो जो प्रोसेस है कंटिन्यू टिल प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर तीनों क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। तो कितना हो जाएंगे, ठीक है, कितना चेंजमेंट आ जाएगा बेटा, P3 V3 T2। ठीक है, और इसको हम पॉइंट C से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से देखिए, जो सेकंड कंडीशन होगी ये होगी B2C, यानी कि देखिए P2 V2 T1 थे पहले, अब क्या हो जाएगा P3 V3 T2, यानी कि टेम्परेचर भी चेंज हो गया, प्रेशर भी चेंज हो गया और वॉल्यूम। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में वर्क डन क्या होगा, V2 से V3 वॉल्यूम में चेंज आया PdV, और ये हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है R बाई गामा -1 T1 माइनस T2। दिस इज एरिया ऑफ BCSR। ठीक है, BCSR इधर वाली जो साइड है कंप्लीट। ओके, अब थर्ड कंडीशन देखिए। अब इस सिलेंडर को हम क्या करेंगे, इसके ऊपर सिंक के ऊपर पुट करेंगे। ठीक है, अब सिंक पे जब पुट करोगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि ये ठंडा है। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो वर्किंग सब्सटेंस क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, कि अब तक गर्म था यहाँ आके कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सो वॉल्यूम डिक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज, क्योंकि बेस ऑफ द सिलेंडर इज कंडक्टिंग है, तो कुछ हीट क्या हो जाएगी, वर्किंग सब्सटेंस से इसमें चली जाएगी, क्योंकि ये हॉट है और ये क्या है, कोल्ड है, तो यहाँ से कुछ हीट ट्रांसफर हो जाएगी। तो इसका मतलब हीट में चेंज आ जाएगा, क्योंकि आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ओवरऑल टेम्परेचर क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट। हीट में क्या आ जाएगा, चेंज। ठीक है, और जो हीट में चेंज आएगा उसको हम Q2 से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि कुछ हीट ये अब्जॉर्ब करेगा। ओके, तो इसको हम दिखाएंगे C2D इस तरीके से। ये देखिए C2D ये प्रोसेस हो जाएगी आइसोथर्मल कंप्रेशन की। ठीक है, C2D, तो P3 V3 T2 और P4 V4 प्रेशर, वॉल्यूम चेंज और टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, और Q2 हीट क्या हो जाएगी आपकी, अब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, सो वर्क डन क्या हो जाएगा, W3 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू माइनस PdV, क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम है ना, कंप्रेस हो रही है ना, तो इसलिए नेगेटिव लिया है हमने, तो माइनस RTT log V4 बाई V3, या इसको आप बोल सकते हैं CDQS का एरिया, CDQS। ठीक है, CDQS का एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं बेटा। उसके बाद देखिए हमारी नेक्स्ट जो प्रोसीजर रहेगा, अब हम क्या करेंगे, इसको अगेन पुट करेंगे। ठीक है, एंड लास्ट हमारा एडियाबैटिक कंप्रेशन रहेगा, इंसुलेटेड स्टैंड पे पुट कर देंगे अब इसको वापस इसमें। देखिए फर्स्ट शोर्स पे, देन अगेन सेकंड स्टेप में यहाँ। ठीक है, दिस इज फर्स्ट स्टेप, दिस इज सेकंड स्टेप, दिस इज थर्ड स्टेप एंड दिस इज अगेन फोर्थ स्टेप। ओके, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड द फोर्थ स्टेप। अब देखिए इस स्टेप में क्या हो जाएगा आपका, जब इसको हम यहाँ पुट कर देंगे,
तो यहाँ पुट करने के बाद क्या हो जाएगा, इसमें भी क्या आ जाएगा आपका चेंज आ जाएगा। ओके, कि यहाँ पे कुछ इसमें चेंजमेंट आया था, उस पॉइंट को हम इस तरीके से शो करेंगे इसमें। सो फ्रॉम पॉइंट D to A, दिस इज एडियाबैटिक कंप्रेशन। ओके, फ्रॉम द पॉइंट D to पॉइंट A। और एडियाबैटिक कंप्रेशन को जब हम लिखेंगे, दिस इज W4 इज इक्वल टू V4 to V1 PdV माइनस R, ये ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, R बाई गामा -1 T2 माइनस T1। तो इस नेगेटिव को अंदर लेके जाएंगे तो दिस इज बिकम R गामा -1 T1 माइनस T2, दैट इज एरिया ऑफ DAPQ। अब जब आप टोटल वर्क डन फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। ठीक है, बट यहाँ से आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है बेटा, जो W2 है और जो W4 है, दीज आर द इक्वल। देखिए ये W4 है, ये W2 है, ये दोनों इक्वल है यहाँ से। तो जब हम इन दोनों को इक्वल पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास फाइनली क्या बचेगा, हमारे पास W वर्क डन टोटल फाइनली बचेगा W1 माइनस W3। ठीक है, क्योंकि W2 और W4 इक्वल है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो दिस इज द टोटल वर्क डन। ठीक है, W1 माइनस W3। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दोगे तो फाइनली आपके पास W1 माइनस W3 क्या आ जाएगा बेटा, एरिया ऑफ AB। इसका मतलब एरिया ऑफ B, W1 क्या, एरिया ऑफ ABRP माइनस एरिया ऑफ W3 है आपका CDQS। ठीक है, और जब इन दोनों को एनालाइज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ ABCD। ओके, तो ये देखिए जो एरिया है ना ABCD, ये कंप्लीट जो एरिया है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, टोटल वर्क डन को, यानी कि इनिशियल पॉइंट भी यही होगा और फाइनल पॉइंट भी यही हो जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, इसकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जब आप फाइंड आउट करेंगे तो एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट। ठीक है, क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट। ओके, ये एफिशिएंसी हो जाएगी। तो इसको मीटर से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, W बाय Q1। और W किसके इक्वल है, W1 माइनस W3 अपॉन में Q1। ठीक है, सो W1 यू नो, दिस इज इक्वल टू Q1 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस में Q2। ठीक है, दिस इज अपॉन में Q1। देखिए फिर आप लिख सकते हो ना, W3 को Q2 और W1 को Q1। यहाँ पे आपने इसको पुट कर दिया, पुट करने के बाद इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस Q2 बाई Q1। तो एफिशिएंसी आ जाएगी 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ठीक है, तो दिस इज द एफिशिएंसी दैट वी वांट टू फाइंड आउट। ओके, और आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस T2 अपॉन T1। टेम्परेचर के फॉर्म में भी आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। सो दिस इज द एफिशिएंसी। तो यहाँ से हमने क्या क्या देखा कि जो कार्नोट इंजन है वो बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऑफ सोर्स। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या क्या पता चला कि कार्नोट जो इंजन है वो किस पे डिपेंड करेगा, सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। सेकेंड, इसकी एफिशिएंसी है ना वर्किंग सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, और जो कार्नोट इंजन है उसकी एफिशिएंसी 100% होगी अगर टेम्परेचर 0 केल्विन है। ठीक है, बट 100% 0 केल्विन हो नहीं सकता और 100% एफिशिएंसी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। अब इसका एक न्यूमेरिकल कर देते हैं बेटा। So this is the numerical. Can efficiency of heat engine working at source temperature 126 degree and sink temperature is 26% एफिशिएंसी दे रखी है। ठीक है, हमें हीट इंजन की वर्किंग निकालना है, इसको कैलकुलेट करना। T1 डिग्री सेल्सियस में केल्विन में चेंज करेंगे, 273 ऐड करेंगे 400 केल्विन। T2 निकालेंगे 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 300 केल्विन। ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस T2 बाई T1। ठीक है, सो आप उसने बता रहा है कि एफिशिएंसी इतनी होनी चाहिए, तो हम कैलकुलेट करेंगे कितनी एफिशिएंसी है या नहीं है। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 1 माइनस 3 बाई 4 कितना हो जाएगा, 4 LCM 4 माइनस 1 4 माइनस 3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1/4 यानी कि 25%। ओके, सो दिस हीट इंजन कैन नॉट हैव एफिशिएंसी 26%। ठीक है, तो हमारी एफिशिएंसी कितनी आई है,
25%, ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी 26% नहीं हो सकती. ओके, सो दिस इज द एफिशिएंसी दैट यू विल फाइंड आउट. ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर.